Hello friends, welcome to Ejinachal Current Affairs Series and today is 28th of May. सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे म्यूकोरमाइकोसिस की। आप सभी डेली न्यूज में सुन रहे होंगे ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस क्या है, क्यों होता है, सभी चीजें हम धीरे धीरे समझेंगे। फिलहाल खबर ये है कि म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के लिए जो इंजेक्शन यूज होता था जिसका नाम था एम्फोटेरिसिन बी, ये अभी 7,000 रुपए में अवेलेबल होता था जो कि काफी ज्यादा महंगा है। अब इसे महाराष्ट्र की एक कंपनी जेनेटिक लाइफ साइंसेस ने सिर्फ 1200 रुपए की कीमत पर अवेलेबल कराने का निर्णय लिया है। यानी अभी तक इंडिया में सिर्फ एक कंपनी इसे बना रही थी, अब दूसरी कंपनी जिसका नाम है जेनेटिक लाइफ साइंसेस, ये भी इस इंजेक्शन की मैन्युफैक्चरिंग करेगी और इसे सिर्फ 1200 रुपए की कीमत पर अवेलेबल कराएगी। तो ये एक राहत भरी खबर है। अब जान लेते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस एग्जैक्टली क्या होता है। आप सभी ये चीज समझ सकते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में काफी सारे बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये अटैक सिर्फ वही करते हैं जहां इन्हें मौका मिलता है। मौका कैसे मिलता है? आप देखेंगे जिन लोगों के साथ काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं या जो काफी सारी मेडिसिन ले रहे होते हैं, उनके साथ क्या होता है, हैवी एंटीबायोटिक्स के डोज के कारण उनकी बॉडी में जो एबिलिटी है, जो इम्यूनिटी है फाइट करने की, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब आप एंटीबायोटिक्स खाते हो तो उस समय जो बुरे बैक्टीरिया हैं उनके साथ कुछ अच्छे बैक्टीरिया जो कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम टोटली वीक हो जाता है। ऐसे समय में स्टेरॉइड्स की वजह से हमें वायरस या इस तरह के दूसरे मोल्ड्स का सामना करना पड़ सकता है। तो उसी वजह से अभी आप सब जानते हैं कि कोविड पैंडेमिक बहुत बड़ा चैलेंजिंग क्राइसिस था पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब ऐसे समय में जिन लोगों ने स्टेरॉइड्स लिए, काफी ज्यादा दवाइयां खाई, उस वजह से जो इम्यूनिटी वीक हुई, उन लोगों को ये ब्लैक फंगस मेनली नजर आया। आगे अगर हम बात करें तो ये जो इंजेक्शन है एम्फोटेरिसिन बी, अब ये सिर्फ 1200 रुपए की कीमत पर होगा। ये आपको याद रखना है, जेनेटिक लाइफ साइंसेस ये कंपनी इसे बनाने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्चेस सेहत ओपीडी पोर्टल। सेहत ओपीडी पोर्टल आखिर क्या है? देखिए, ये एक ऐसा पोर्टल है जो कि आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल या एक्स सर्विसमैन के लिए, सिर्फ किसके लिए है? आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल या एक्स सर्विसमैन के लोगों के लिए है। ये उन लोगों को इजी एक्सेस प्रोवाइड करेगा ताकि कोई ग्लिच ना हो, यानी हेल्थ सर्विस के लिए उन्हें लंबी लाइन में न लगना पड़े, वेट ना करना पड़े और इजीली उन्हें सभी चीजों का एक्सेस मिल सके। तो ये बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल और एक्स सर्विसमैन के लिए लॉन्च किया गया है। किसने किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। नाम क्या है? सेहत ओपीडी पोर्टल। सो यू हैव टू रिमेंबर जस्ट दीज 3 फैक्ट्स। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट एक्नॉलेजेस फ्रांस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द 1994 रवांडा जीनोसाइड। बहुत ही बेकार बात है ये कि इस तरह के जीनोसाइड वर्ल्ड में नजर आते हैं। जीनोसाइड का मतलब है नरसंहार। ये इमेज आप देख सकते हैं किस तरह सिर्फ 100 दिनों में 10 लाख से ज्यादा लोगों की लाशें बिछ गई थी। यानी कि पानी में, नदियों में और घरों में, बिल्डिंग्स में, सभी जगह सिर्फ लाशें नजर आ रही थी, जैसे कि पुतले बहा दिए गए हों। ये नरसंहार रवांडा में हुआ था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रवांडा की लोकेशन, ये अफ्रीका का मैप है और अफ्रीका में ये जो आप देख सकते हैं यहां पर ये रवांडा है, लेक विक्टोरिया के पास में। रवांडा में ज्यादातर लोग फ्रेंच स्पीकिंग थे। अब यहाँ पे फ्रेंच के यानी कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने माफी मांगी है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस जीनोसाइड की। क्यों आखिर ऐसा हुआ? यानी कि यहाँ अफ्रीका में रवांडा है, फ्रांस के प्रेसिडेंट को माफी मांगने की क्या जरूरत पड़ गई? तो हम पूरी भूमिका को समझते हैं। हम बात करेंगे उस समय की, 7 अप्रैल 1994 से 15 जुलाई 94 तक। ये 100 दिन भीषण नरसंहार चला, जीनोसाइड चला। यहाँ पे क्या हो रहा था, इसकी हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो रवांडा में 2 कम्युनिटी थी बेसिकली, एक तुत्सी और दूसरा हुतू। तुत्सी जो कम्युनिटी थी वो माइनर एथनिक ग्रुप्स में आते थे और हुतू मेजर एथनिक ग्रुप में। लेकिन माइनर होते हुए भी तुत्सी
कम्युनिटी के जो लोग थे वो काफी संपन्न थे, वेल फ्लोरिश्ड थे। एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, ज्यादातर चीजें इन्हीं के हाथ में थी। हुतू कम्युनिटी से ये सहन नहीं हुआ कि हम मेजर नंबर में हैं और ये माइनर होके भी हम पर राज करने लगेंगे, ये डर इनके मन में बैठ गया 1920 सेंचुरी के स्टार्टिंग में। क्या हुआ, धीरे धीरे 1960s तक आते आते धीरे धीरे हुतू कम्युनिटी ने सोचा कि हम अपनी सरकार बनाएं, क्योंकि ये मेजर है। अब आप सभी जानते हैं, उसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि यहाँ पे जो मेजर कम्युनिटी हुतू थी, इनकी सरकार फाइनली बन गई रवांडा में। सरकार बनने के बावजूद भी तुत्सी कम्युनिटी के लोगों का जो डेवलपमेंट था वो नहीं रुका और एक मेजर पावर तुत्सी कम्युनिटी तब भी रहा। लेकिन धीरे धीरे 1990s के आते आते लोगों को ऐसा लगा, हुतू कम्युनिटी के लोगों को, कि नहीं, अगर हमने अभी कोई आवाज नहीं उठाई तो तुत्सी लोग हम पर वापस से शासन करने लगेंगे, जिस तरह वो अर्ली 20th सेंचुरी में एक राजशाही रुतबा रखते थे। सारा का सारा पैसा, इकोनॉमिक अफेयर्स उनके हाथ में हुआ करते थे। अब इसमें फ्रांस का क्या रोल था कि जब आरपीएफ यानी कि रवांडा पैट्रियोटिक फ्रंट, ये फ्रांस में, यूएई में, यूएसए में, कुछ दूसरे कंट्रीज में अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहे थे, हथियारों को भी ले रहे थे, हथियार बना रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे। ऐसे समय में फ्रांस की और उन दूसरे कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो इस मैटर में देखें, ध्यान दें और इसे ऐसा करने से रोकें। लेकिन उन्होंने कोई इंटरफेयर नहीं किया, जबकि वो जानते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। और फाइनली 1994 में तुत्सी और हुतू कम्युनिटी के बीच में एक बहुत ही खतरनाक जीनोसाइड देखा गया। हुतू कम्युनिटी के लोग जो थे, उन्होंने तुत्सी कम्युनिटी के लोगों को जहां भी देखा वहां मारना काटना शुरू कर दिया। इवन स्कूल्स में टीचर्स ने बच्चों को काट दिया, जो लोग चर्च में छिपे उन्हें भी मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया। इस तरह से सिर्फ 100 दिनों में 10 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई। तो ये पूरा बैकग्राउंड था। अब फाइनली फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने 27 मई 2021 को इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, माफी मांगी कि अगर हम चाहते या उस समय ध्यान दिया जाता तो शायद कुछ हालात बेहतर हो सकते थे, ऑलमोस्ट 1/3 लोगों की जान को बचाया जा सकता था। तो दिस इज ऑल अबाउट रवांडा जीनोसाइड which was held in 7th April to 15th July 1994. Remember this date. आगे बढ़ते हैं। VOC Port signed MOU with NTC PWC for development of VTS. VOC क्या है? ये पोर्ट है, VO चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट। ये तमिलनाडु में है बेसिकली। यहाँ पे क्या होगा कि एक MOU साइन किया गया है NTC PWC के साथ। क्यों साइन किया गया है? क्योंकि जो VOC पोर्ट है ये एक मेजर पोर्ट है इंडिया का और सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है तमिलनाडु में, जहां से ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोसेस देखने को मिलते हैं, एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। अब इसे इस तरह से डेवलप किया जाएगा कि एशिया में ये मेजर पोर्ट और सिंगापुर का जो स्पेशल पोर्ट है उसके इक्विवेलेंट हो सके। कैसे ही किया जाएगा? यहाँ पर मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन सिस्टम, मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जाएगा ताकि किसी भी तरह का ग्लिच ना हो सके, कोई वेटिंग ना हो सके, वहां पे हम कह सकते हैं कि जाम ना हो। एक साथ जो भी चीजों की आवश्यकता होती है, रडार है, मेंटेनेंस है, वो सारी चीजें एक जगह पर अवेलेबल हो सके। तो इसके लिए VOC ने एक MOU साइन किया है नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट के साथ IIT मद्रास, जिसका टेक्नोलॉजी आर्म है, ताकि वेसल ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। ये MOU किसने साइन किया है? तो कैप्टन प्रवीण के सिंह ने ये MOU साइन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कैप्टन प्रवीण के सिंह और NTC PWC के प्रोफेसर के मुरली के बीच में ये साइन हुआ है। टोटल ड्यूरेशन जो इसके डेवलपमेंट में होगा वो 5 इयर्स का होगा, यानी 5 साल लग जाएंगे इसके लिए टोटली अपडेट होने में, और जो कॉस्ट आएगा वो होगा 27,81,600 रुपीज। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे यूएन बॉडी सेटअप वन हेल्थ पैनल टू एडवाइज ऑन एनिमल डिसीज। पैनल का नाम है वन हेल्थ और ये किस पे एडवाइस करेगा? एनिमल डिसीज रिस्क पे। एनिमल डिसीज रिस्क बेसिकली क्या होती है? जो जूनोटिक डिसीज होती है। व्हाट इज जूनोटिक डिसीज? जो कि एनिमल्स या बर्ड्स के थ्रू स्प्रेड हो जाते हैं इंसानों में यानी कि ह्यूमन बींग्स में या एनवायरमेंट के किसी भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स में। अब यहाँ पे वन हेल्थ का काम क्या होगा? ये आप डायग्राम देख रहे हैं। वन हेल्थ उन सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करेगा लाइक ज़ूनोटिक डिसीज से ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एनवायरमेंट हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है या एनिमल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इन तीनों फैक्टर्स पे ये यूएन को एडवाइस देगा, यानी कि एक एडवाइजरी पैनल है और पैनल का नाम है वन हेल्थ, ताकि जो भी एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं उन्हें पहले से ही समय रहते संभाला जा सके। टू एस्टैब्लिश बेटर प्रैक्टिसेस टू प्रिवेंट एंड प्रिपेयर फॉर जूनोटिक आउटब्रेक्स। ओके, तो बेसिकली आपको इतना ही याद रखना है कि वन हेल्थ पोर्टल किसका है और ये एडवाइस किसे देने वाला है? यूएन को। ठीक है, आगे हम साथ में जान लेते हैं डब्ल्यूएचओ के बारे में। डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 7 अप्रैल 1948। रिमेंबर दिस फैक्ट, 7 अप्रैल 1948 डब्ल्यूएचओ वाज स्टैब्लिश्ड। हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, यानी FAO। ये भी यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। ये इसके काम है। हेडक्वार्टर रोम इटली में है। स्टैब्लिशमेंट हुआ था 6 अक्टूबर 1945 को। Remember, FAO established on 6 October 1945 and headquartered in Rome, Italy. Next, United Nations Environment Program यानी कि UNEP, ये रिस्पॉन्सिबल है एनवायरमेंटल इश्यूज के बीच में कोऑर्डिनेट करने में। किससे कोऑर्डिनेट करेगा? यूनाइटेड नेशन सिस्टम से, यानी एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उन पे कैसे रिएक्ट करना है ये डिसाइड करेगा UNEP। ये स्टैब्लिश किया गया था मॉरिस स्ट्रॉन्ग के द्वारा, जो कि इसके फर्स्ट डायरेक्टर भी थे यूएनईपी के, और स्टॉकहोम कन्वेंशन जून 1972 में जो हुआ था ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उस समय इसे स्टैब्लिश किया गया। आगे हम बढ़ेंगे। पेंपा सेरिंग सॉर्न एज प्रेसिडेंट तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल। सबसे पहले आपको समझ में आ रहा होगा कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल की बात चल रही है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज गवर्नमेंट इन एग्जाइल? देखिए, जब भी कोई पॉलिटिकल ग्रुप ये क्लेम करता है कि हम इस पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट है, लेकिन उसके पास कोई भी लीगल पावर नहीं होते हैं, वो लीगल पावर अपने एक्सरसाइज करने में अनेबल होता है और किसी फॉरेन लैंड पर अपने पैर जमा के रखता है। जैसे कि आपने दलाई लामा का नाम सुना होगा, जो कि इंडिया में धर्मशाला में रहते हैं, हिमाचल में। ठीक है, अब ये तिब्बत की गवर्नमेंट के खिलाफ अपना एक मोर्चा खड़ा किए हुए हैं। तिब्बत की लीगल गवर्नमेंट वो नहीं है, लेकिन ये दावा करते हैं कि हम तिब्बत के लिए कुछ करना चाहते हैं या हम वहां की गवर्नमेंट है। ठीक है, काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका वहां के लोकल पीपल को इन्फ्लुएंस करने में। तो अभी अगर हम बात करें तो पेंपा सेरिंग ने सीक्योंग का चार्ज लिया है। सीक्यांग वहां के पॉलिटिकल लीडर को बोलते हैं, कहाँ के? तिब्बत के। तो सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन जो है तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल का, उसका हेडक्वार्टर है धर्मशाला, नॉर्थ इंडिया यानी कि हिमाचल में। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कैस्पर रूड विंस एट जेनेवा ओपन टेनिस 2021। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि कैस्पर रूड, इनका रिलेशन है टेनिस गेम से, टेनिस स्पोर्ट से। अब जेनेवा ओपन टेनिस क्या है? 2021 जेनेवा ओपन टेनिस ये एक मेंस टेनिस टूर्नामेंट है, जिसका 18th एडिशन अभी खेला गया था 2021 में, 15 मई से 22 मई 2021 तक जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इसके विनर रहे हैं कैस्पर रूड, तो आपको नाम याद रखना है। फिर अगर हम बात करें
कि victory in Geneva means the Norwegian world number 21 is going to be among the top 16 reeds in Paris। यानी कि इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद पेरिस की जो टॉप 16 सीट्स हैं उनमें इनका नाम शामिल होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। A new book, नेहरू, तिब्बत एंड चाइना, authored by अवतार सिंह भसीन। यानी एक नई बुक रिलीज हुई है, नेहरू, तिब्बत एंड चाइना, और जिसके ऑथर है एएस भसीन। रिमेंबर, ऑथर है अवतार सिंह भसीन या एएस भसीन। एग्जाम में बुक्स और उनके ऑथर पूछ लिए जाते हैं, तो यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ ऑथर अवतार सिंह भसीन। मेजरली इस बुक में उन सभी इवेंट्स को इंक्लूड किया गया है जो कि 1949 से इंडो चाइना वॉर 1962 तक जो कुछ भी हुआ इंडिया और चाइना के बीच में, साथ ही साथ तिब्बत यानी इंडिया, तिब्बत और चाइना के बीच में किस तरह से जो माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी थी चाइना से उसे हटाया गया और चाइना में नई गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई। उसके बाद क्या क्या हुआ, इंडिया को क्या चीजें झेलनी पड़ी, क्या फेस करना पड़ा, और तिब्बत ने क्या चैलेंजेस फेस किए, ये सारी बातें इस बुक में लिखी गई हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। चाइना's फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, युआन लोनपिंग पासेस अवे। सबसे पहले आपको ये नाम याद रखना है, युआन लोनपिंग। He is also known as China's father of hybrid rice। इनकी अभी डेथ हो गई है 91 ईयर्स की एज में। इन्हें फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इसलिए कहा जाता था क्योंकि 1930s में इनका जन्म हुआ और 1973 में इन्होंने एक ऐसे हाई यील्ड हाइब्रिड राइस के स्ट्रेन को लॉन्च किया, कल्टीवेट किया, जिससे चाइना में चावल यानी कि राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया और इसी के लिए इन्हें 2004 में वर्ल्ड फूड प्राइज से भी सम्मानित किया गया। अब इस प्रोसेस को, इस ब्रीडिंग को पूरे दुनिया में कई सारे कंट्रीज में यूज किया जाता है हाई यील्डिंग हाइब्रिड राइस वेराइटीज को प्रोक्योर करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम फाइटर एच.एस. दोरास्वामी पासेस अवे एट 104। 104 ईयर्स इनकी एज थी। अब एच.एस. दोरास्वामी जी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनका जन्म यानी कि ही वॉज बोर्न ऑन अप्रैल 10, 1980 इन बेंगलुरु और इन्होंने बहुत कम उम्र में ही फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन कर लिया था। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में मैसूर से प्रोटेस्ट किए थे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इनका संबंध किस जगह से है, तो मैसूर किंगडम से इनका संबंध है और क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया। इवन इन्हें जेल भी जाना पड़ा था 14 मंथ्स के लिए 1943 से 44 के बीच में। नाम है एच.एस. दोरास्वामी। सो रिमेंबर दिस। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वी विल बैक सून।